सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे और उसमें जो ट्राइंगल की बेसिक चीजें हैं ज्योमेट्री में वो हमने सीखी थी। और लास्ट में हमने कहां पर छोड़ा था? ट्राइंगल में आपको पढ़ा दिया गया था जो सेंट्रोइड होता है यानी केंद्रक, उसके बारे में बता दिया था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमें उसी के आगे पढ़ाना है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर हमने पढ़ लिया था क्या? ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया था, सॉरी, ठीक है, ऑर्थो सेंटर तक पढ़ लिया था। तो अब हमें पढ़ना है इन सेंटर। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है, इन सेंटर के बारे में पढ़ना है। तो इन सेंटर होता क्या है, अंतः केंद्र क्या होता है? जैसे ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, तो अगर मैं इसके जो अंदर वाले कोण हैं, है ना, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, एक ए कोण है, एक बी है और एक सी है। तो अगर मैं त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक कर दूं और वो जहां पर जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं यानी अंतः केंद्र कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक या तीनों कोणों के अर्धक, तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या होता है? इन सेंटर होता है यानी अंतः केंद्र होता है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि ऑल एंगल बाइसेक्टर, ऐसा लिख सकते हो, वेयर ऑल एंगल बाइसेक्टर मीट, सॉरी, मीट ईच अदर, जहां पर सभी एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं उसको हम इन सेंटर कहते हैं। जैसे हमने कहा एक एंगल बाइसेक्टर हमने ये बना लिया, एक एंगल बाइसेक्टर ये बना लिया और एक एंगल बाइसेक्टर हमने ये बना दिया, ठीक है। ये तीनों कोणों के क्या है? अर्धक है। आधे आधे कोणों को डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह आप इसको शो कर लो, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मिलेंगे इसको हम आई नाम लिख देते हैं, आई मतलब इन सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। ये तीनों कोणों के अर्धक हैं। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा दूसरा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोणों का अर्धक, कोणों को आधा आधा बांटना, आधा आधा करना। तो क्या होता है ट्राइंगल का जो इन सेंटर क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको त्रिभुज का इन सेंटर कहते हैं यानी अंतः केंद्र कहते हैं, है ना। अब जब हमसे अंतः केंद्र कहा है तो अंतः वृत्त बनेगा, इन सर्किल बनेगा, है ना। देखो इन सर्किल के लिए देख लो थोड़ा सा, मैं इसी को इसमें इन सर्किल बना रहा हूं, ठीक है, हम इसमें अंतःवृत्त बना रहे हैं, ये हमने अंतःवृत्त बना दिया। तो जो अंतःवृत्त बनाया है, इन सेंटर बनाया है, इन सर्कल बनाया है, वो किसे टच करके जाएगा? तीनों भुजाओं को टच करेगा। ये सेंटर है इसका केंद्र, और ये देखो आप देखोगे तीनों साइड को टच करेगा अंतः केंद्र, अंतःवृत्त जो होगा इन सर्किल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहां से ये वाला पॉइंट मिला दूं, यहां से ये वाला पॉइंट मिला दूं, या यहां से ये वाला पॉइंट मिला दूं, तो ये सब रेडियस ही तो है, स्मॉल आर जिसे कहते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्याएं ही तो हैं, और त्रिज्याएं क्या होंगी? ये सब बराबर होंगी,
एक सर्किल की कितनी भी रेडियस हो सब बराबर होती हैं, तो ये सब त्रिज्याएं हैं बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है कि त्रिभुज में ऐसा कौन सा केंद्र होता है जो भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। तो देखो ये वाला जो केंद्र है सेंटर, ये भुजाओं से बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो जो अंतः केंद्र होता है, जो अंतः केंद्र होता है इसकी क्या कंडीशन होती है, यह भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, भुजाओं से बराबर दूरी पर। भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी भुजाओं से इक्वल डिस्टेंस होती है इसकी, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस बनती कैसा है आप ये भी समझ लो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं अगर इस वाले पॉइंट से किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर मैं किसी भी साइड पर मान लो इस वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दूं ये, तो ये होगी इसकी स्मॉल आर, और यहां इसको केंद्र मानकर इसको रेडियस मानकर इस तरह एक सर्कल बना दिया जाएगा जिसे हम अंतः केंद्र अंतःवृत्त कहेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले अंतः केंद्र क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ये समझ में आया कैसे बनता है। दूसरी चीज, जो इन सेंटर है तो उससे इन सर्किल बनेगा यानी अंतःवृत्त बनेगा, और अंतःवृत्त की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, ये समझ में आया। चलिए अब मैंने आपको जब एक फॉर्मूला लिखाया होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या का, स्मॉल आर का, मैंने जब एरिया पढ़ाया था, तो आप यहां भी नोट कर लो एक बार, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है, बिल्कुल ठीक है, कैपिटल ए अपॉन एस, वेयर कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ए है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर। ये मैं लिखवा चुका हूँ, एरिया में पढ़ा जाए मैंने, ठीक है, फिर से रिपीट करवा दिया एक बार। जब अंतःवृत्त पढ़ा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पढ़ी है, इन सर्किल की रेडियस, तो उन्होंने फॉर्मूला पढ़ लिया साथ में। समझ आया भाई क्या होता है, कैसे बनता है, और उसका एरिया मतलब उसकी जो रेडियस है वो हम कैसे निकालते हैं, ये तीन चीज क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंगल की, ठीक है। हमने कहा ये है एबीसी, ये एबीसी एक ट्राइंगल है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, और हमने कह दिया कि ये जो आई है वो क्या है, इसका इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। तो हमने क्या करा, बी से मिला दिया हमने आई को, और आई से मिला दिया सी को, इसको मिला दिया हमने। अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल बी आई सी और एंगल बी ए सी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है दोनों में, ठीक है। तो एक रिलेशन हमने ऑर्थो सेंटर में पढ़ा था, 180 माइनस ए डिग्री होता है। एक इन सेंटर का एंगल है, एंगल बी आई सी जो होता है, एंगल बी आई सी वो होता है इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल प्लस एंगल ए बाई 2 पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो इन सेंटर वाला जो एंगल होता है वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का आधा करेंगे 15, तो 15 प्लस 90 यानी 105 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा, बीआईसी हो जाएगा। किसी भी एंगल किसी भी साइड के लिए ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वो हम बीआईसी निकाल सकते हैं। देखो आप इसको भी ले सकते हो, अगर आपने इसको चुन लिया है। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे एंगल ए आई सी की, तो ए आई सी किसके बराबर होगा, ए आई सी। तो देखो इसके सामने का कोण ये था, इसके सामने का कोण ये है, तो वो कितना होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई 2 के बराबर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ए आई बी कितने के इक्वल होगा, तो वो होगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए आई बी, ये वाला एंगल है तो इसके यानी एंगल सी बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो कोई किसी भी डायरेक्शन में लगेगा, सिमिलर उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें रटनी है, इसको ध्यान रखो और इसी के अकॉर्डिंग हम कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं।
कर लिया नोट? चलिए अब इसमें एक छोटी सी चीज और समझनी है। यहाँ पे एक थ्योरम में ट्राइंगल की यहाँ पे फिर से पढ़ा देता हूं। हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। हमने क्या किया, इस एबी लाइन को हमने बढ़ा दिया आगे, और हमने इस एसी लाइन को भी बढ़ा दिया, दोनों लाइन को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला बाहर वाला, इसको नाम लिख दो ए बी सी डी, और इसको नाम लिख दो ई। इसको हमने ए बी को डी तक बढ़ा दिया और ए सी को ई तक बढ़ा दिया। अब एंगल जो बना बाहर का एंगल सी बी डी बना, हमने इस वाले कोण का आधा कर दिया, हमने इस वाले कोण का आधा कर दिया इस तरह, और हमने इस वाले कोण का आधा कर दिया इस तरह, ठीक है। कोण का आधा करा है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। कोणार्धक है, एंगल बाइसेक्टर है। अब मैंने इसको कुछ भी नाम दे दिया, मान लो मैंने इसको बीपी नाम दे दिया, पी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एंगल बीपीसी की, तो एंगल बीपीसी और एंगल बीएसी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? नहीं, इक्वल नहीं होंगे। देखो आपको लॉजिक इस तरह याद रखना है, इस तरह ध्यान रखना है कि ये वाला जो था ये एंगल बाइसेक्टर ही तो था, ये भी एंगल बाइसेक्टर था, लेकिन ये कौन से एंगल बाइसेक्टर थे? अंदर वाले कोणों का आधा हुआ था, और यहाँ बाहर वाले कोणों का आधा हुआ है। तो बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंगल बीपीसी की बात करूं तो वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंगल बीपीसी जो होगा ये वाला कोण, वो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे रिलेट हो गया एक तरह से, ये अंदर वाले कोणों का अर्धक था और ये क्या है, बाहर वाले कोणों का अर्धक है। चलिए समझ आया? चलो इन सेंटर हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र, ठीक है। सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। तो अब परिकेंद्र क्या होता है? तो जैसे हमने अभी पढ़ा था, अंतः केंद्र यानी अंदर बनता है ना। अभी लोकेशन जो है पॉइंट की वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अंतः केंद्र मतलब अंतः वृत्त का केंद्र, परिकेंद्र मतलब सरकम सर्किल, सरकम सेंटर मतलब बाह्य वृत्त, यानी परिकेंद्र का जो केंद्र होगा, परिवृत्त का जो केंद्र होगा, सॉरी। जैसे कि पहले हम देखते हैं कि होता क्या है, बनता कैसे है, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। हमने कहा ए बी सी, एबीसी एक त्रिभुज है। अब मैंने आपको जो साइड बाइसेक्टर पढ़ाया था, भुजा लंब अर्धक पढ़ाया था। भुजा लंब अर्धक क्या होता है? भुजाओं को लंब करते हुए, परपेंडिकुलर बांटते हुए आधा आधा बांट दिया जाता है। तो हमने कहा कि इस बीसी भुजा का लंब अर्धक, इस AB भुजा का लंब अर्धक और इस AC भुजा का लंब अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं वो इसका सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर, चलो हमने इसे सी से लिख दिया नाम, है ना। यहां कुछ और नाम लिख देते हैं, ABD, है ना। सरकम सेंटर हमने सी से शो कर दिया, परिवृत्त का केंद्र। तो हमने कहा कि इस AB भुजा का लंब और आधा कर दिया, इस तरह करा था, बताया था, समझाया था। इस AD भुजा का लंब अर्धक कर दिया और इस AB भुजा का लंब अर्धक कर दिया। तो तीनों पॉइंट जहां पर काटेंगे उसको हम परिवृत्त का केंद्र कहेंगे, यानी परिकेंद्र कहेंगे, यानी सरकम सेंटर कहेंगे। तो क्या लिखना है? तीनों भुजाओं के लंबर्धक, तीनों भुजाओं के लंबर्धक,
जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों भुजाओं के लंबवर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहते हैं। बाह्य व्रत का यानी परिव्रत का केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ये बाह्य व्रत बनता कैसा है? तो देखो एक बात बताओ मुझे, अगर परिव्रत बनेगा तो वो किसे टच करके जाएगा? नहीं, कोनों को टच करेगा वो। भुजाओं को तो अंत है, भुजाओं को तो अंतःव्रत टच करता है, और परिव्रत मतलब बाहर बनेगा इसके। तो बाहर क्या है? एक तरह से शीर्ष तो है वर्टेक्स, वर्टेक्स पर तो एंगल बनते हैं। तो तीनों किसको टच करेगा? तीनों शीर्षों को टच करेगा। हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह। ये तो हमने कहा अब जब इसे भी टच करेगा, इसे भी टच करेगा, इसे भी टच करेगा, ये तो इसकी क्या होगी? परिधि भी तो होगी, सरकमफ्रेंस भी तो होगी। तो अगर ये सेंटर है, अगर हम इसको मिला दें तो यही तो रेडियस बनेगी कैपिटल आर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, है ना। सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस को मिलाओगे, केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाओगे, तभी तो रेडियस बनती है, तो त्रिज्या होगी ये कैपिटल आर। तो आप देख रहे होंगे जो जो परिव्रत होता है, परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है, वो किससे बराबर दूरी पर होता है? वो भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि परिकेंद्र 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 शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा लैंग्वेज के, ओरली कराऊंगा, और आप वो देखना। आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो क्वेश्चन आप 100% कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जो परिकेंद्र है वो किससे बराबर दूरी पर होता है? शीर्ष यानी वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी लिखाया था कि अगर हमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल ठीक, एबीसी अपॉन 4 इंटू एरिया, जहां पर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है? ट्राइंगल की साइड हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ट्राइंगल की साइड हो गई। तो बाह्य वृत्त की अगर रेडियस निकालनी है तो वो एबीसी अपॉन 4 इंटू एरिया होता है। ए कैपिटल ए मतलब ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समझ आया? चलिए अब जनरली बात करते हैं इसके कोण की। ठीक है, अभी आएंगे यहां पर बैक, कोण समझो इसका। हमने कहा ये त्रिभुज है ए बी डी, ठीक है, और ये है इसका सी। सी मतलब सरकम सेंटर। अब देखो हमने एक चीज कर ली है, जी मतलब केंद्रक यानी सेंट्रोइड, ठीक है, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, आई मतलब इन सेंटर, सी मतलब सरकम सेंटर, है ना, उनके नाम से, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। अब मैंने अगर बी से सी को मिला दिया और सी से इस डी को मिला दिया, तो अगर मैं बात करूं एंगल बीसीडी और एंगल बीएडी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो इन दोनों में रिलेशन होता है, एंगल बीसीडी जो होगा वो होगा 2 एंगल ए, है ना। आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। पढ़ा होगा, पढ़ाऊंगा मैं वैसे जब सर्किल पढ़ाऊंगा। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो है परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र है तो परिव्रत बनेगा इस तरह। तो परिव्रत बनेगा तो देखना ये एक ट्राइंगल की कंडीशन नहीं हो गई, सर्किल की कंडीशन नहीं हो गई, ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है, तो ये वाला कोण इसका दुगना होता है। तो हमने लिख दिया एंगल बीसीडी जो होगा वो एंगल बीएडी का 2 टाइम होगा, या डायरेक्ट लिख दिया एंगल 2 इंटू एंगल ए। समझ में आया? तो हमने यहाँ 3 एंगल पढ़े हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। एक ऑर्थो सेंटर में पढ़ा है,
तो ऑर्थो सेंटर में हमने क्या लिखा था, 180 माइनस करके लिखा था। एक इन सेंटर लिखा है, इन सेंटर में हमने 90 प्लस करके लिखा था। एक सरकम सेंटर वाला पढ़ा है, तो वो हमने क्या लिखा, डायरेक्ट 2 एंगल लिखा है। नहीं, वो तो अलग था, वो कोई केंद्र नहीं था, वो बाहर के कोणों का अर्धक था बस केवल, है ना। हाँ बताइए, ये क्लियर हुआ। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर क्या होता है, वो किससे बराबर दूरी पर होता है, यानी उसकी लोकेशन, और उसका जो फॉर्मूला है उसको हम किस तरह, उसको वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना, और उसका हम एंगल किस तरह डिसाइड करते हैं, ये वाले एंगल और इस वाले एंगल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर नेक्स्ट वाले का लेना। ये इसका ले लो। बताओ समझ आया। मैंने जिस फॉर्म में आपको ये पढ़ाया था, देखो पहले मैंने आपको पढ़ाया था माध्यिका, मीडियन पढ़ाई थी, ठीक है। तो इधर मैंने आपको क्या पढ़ाया, केंद्रक। बिल्कुल एक क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, है ना। केंद्रक का संबंध माध्यिका से हो गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया लंब, परपेंडिकुलर, तो मैंने आपको पढ़ाया लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। फिर तीसरा पढ़ाया मैंने कोण अर्धक, फिर पढ़ाया मैंने कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया अंतः केंद्र, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। फिर मैंने पढ़ाया भुजा लंबर्धक, भुजा लंबर्धक, तो मैंने आपको पढ़ाया परिकेंद्र, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड। तो बिल्कुल एक क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, जो चीजें हमने पढ़ाई हैं पहले उसी को हमने सेंटर में बदल दिया है। तो इस तरह आपको ध्यान रहेगा थोड़ा सा। चलिए अब इनकी पोजीशन ट्रैक करते हैं कि इनकी पोजीशन कहां कहां होती है, केंद्र कहां होता है, लंब केंद्र कहां होता है, अंतः केंद्र कहां होता है, परिकेंद्र कहां होता है। जनरली ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि इनकी पोजीशन को लेकर। तो इनकी पोजीशन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको लिखना है एक तो अंतः केंद्र, एक तो अंतः केंद्र, अंतः केंद्र इन सेंटर, ठीक है। और एक होता है केंद्रक, सेंट्रोइड, या गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अंतः केंद्र की बात हो या फिर सेंट्रोइड की बात हो, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, ये हमेशा कहां होते हैं, उसके अंदर होते हैं। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अंतः केंद्र भी अंदर होगा, केंद्रक यानी सेंट्रोइड भी हमेशा अंदर ही होगा। समझ आया। चलिए अब बात करते हैं बाकी के दो बचे। एक कौन सा है, एक तो परिकेंद्र है और एक लंब केंद्र है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं परिकेंद्र की, या पहले लंब केंद्र लिख लेते हैं। लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और क्या बचा, अंतः केंद्र हो गया, और बचा हमारा परिकेंद्र, परिकेंद्र सरकम सेंटर। ठीक है, तो अब ये कहां कहां पर होते हैं, तो सबसे पहले हमने लिख लिया न्यून कोण त्रिभुज, है ना। एक टेबल टाइप बनाएंगे, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम समकोण में। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब देखो, अगर मैं लंब केंद्र की बात करूं या परिकेंद्र की बात करूं, तो न्यून कोण यानी जो एक्यूट एंगल होता है ये दोनों में ही अंदर होगा और ये भी दोनों में अंदर होगा। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं अधिक कोण की, तो जो लंब केंद्र है ये बाहर होगा और ये भी बाहर होगा। मैं इसको अभी आपको बना के दिखाता हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ऑब्ट्यूज एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, तो देखो मैं यहां समझाता हूं। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ये होता है। अब जो लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डाले जाते हैं तीनों से। तो अगर हम इस वाले शीर्ष से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहां तो गिरेगा नहीं, तो इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और हम इस तरह परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ। और अगर यहां से इस वाली साइड पर परपेंडिकुलर डलेगा तो इसको आगे बढ़ाओ, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा डलेगा। मिल रहे हैं बाहर भाई? जब दो परपेंडिकुलर बाहर मिल रहे हैं तो तीसरा परपेंडिकुलर भी बाहर आके मिलेगा। तो त्रिभुज तो ये था, और ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहां बना, बाहर बना त्रिभुज के। तो हमने वही तो लिखा है, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां बनता है, बाहर बनता है। अच्छा, परिकेंद्र की बात करें, अगर हमने इसका ऑर्थो सेंटर है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और हमने इसका परिकेंद्र बनाया। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र कैसा बनता है, सर्कम सेंटर, भुजाओं के लंबवर्धक। तो भुजाओं का लंबवर्धक, अगर इस भुजा का लंबवर्धक करूं मैं इस तरह, इस भुजा का लंबवर्धक करूं मैं इस तरह, तो ये कहीं बाहर मिलेंगे। ठीक है, तो तीसरी भुजा का लंबवर्धक भी इसी तरह आएगा, तो वो भी बाहर ही मिलेगा। तो देखो ये भी त्रिभुज से बाहर हो गया, तो हमने वही लिखा है बाहर। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए चाहे तो लंब केंद्र हो ऑर्थो सेंटर, चाहे तो सर्कम सेंटर हो, दोनों कहां पर होते हैं, बाहर होते हैं। समझ आया? चलिए अब बात करते हैं राइट एंगल की। ठीक है, तो राइट एंगल को भी समझ लो, समझ के चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा आसान है, वरना तो ये इनको रटते रह जाओगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अब राइट एंगल पे चलते हैं। समकोण त्रिभुज अगर है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार बार आया हुआ है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल, मैं लंब केंद्र की बात कर रहा हूं, ऑर्थो सेंटर की। लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाले जाएंगे और वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो लंब केंद्र होता है। अब मैंने कहा ए एक शीर्ष है और सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी। अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो आएगा, और अगर मैं यहां से इस वाले वर्टेक्स से इस AB पर परपेंडिकुलर डालूंगा तब भी ये आएगा। तो दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां पर ही तो मिल रहे हैं, पॉइंट B पर, और तो तीसरा भी यहीं पर, यहां से होकर जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं लंब केंद्र की बात करूं ऑर्थो सेंटर की, तो समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, समकोण वाला शीर्ष, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, वो वाला जो वर्टेक्स होगा, वो वाला जो शीर्ष होगा, वो क्या होता है, लंब केंद्र होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं 90 डिग्री वाला शीर्ष। जो 90 डिग्री वाला जो शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है, जहां पर समकोण बनता है, वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। समझ आया? अच्छा देखो, मैं डायग्राम बना के इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको चीजें रटनी ना पड़े। उन जो दो है, केंद्रक और अंतः केंद्र है, उसमें तो कोई सा भी त्रिभुज हो, उसमें तो हमेशा अंदर ही होते हैं, उसमें तो याद करने की, कुछ रटने की जरूरत है ही नहीं, चीजें समझनी है इन दोनों में। और देखो इनका डायग्राम मैंने आपको बना के सिखा दिया। और ये न्यून कोण का तो ऐसा समझ लो, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल के लिए कोई सा भी केंद्र हो, चाहे वो इन सेंटर हो, सर्कम सेंटर हो, सेंट्रोइड हो, कोई सा भी हो, सब में अंदर ही होते हैं, उसमें तो कोई रटना ही नहीं।
समकोण त्रिभुज में आ जाओ, दोबारा बना लेते हैं। देखो हमने कहा जो समकोण, सरकम सेंटर पढ़ा है, सरकम सेंटर परिकेंद्र, तो जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों भुजाओं के भुजा के जो लंबर्धक होते हैं वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं ए बी साइड है, इसका परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर डला, मान लो ये, इससे परपेंडिकुलर डला ये, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यहां से होकर जाएगा। कहां मिल रहे हैं, कर्ण पर, हाइपोटेनियस पर। और क्योंकि बाइसेक्टर है, अगर मैं तीसरा भी बना लूं यहां से, एंगल साइड बाइसेक्टर है, तो ये बिल्कुल मिड में से तो जाएगा, बीच में से। तो हम कह सकते हैं क्या है वो, कर्ण का मध्य बिंदु है, कर्ण का मध्य बिंदु। कर्ण का मध्य बिंदु। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। सारे जो हमने चारों टाइप पढ़े हैं सेंट्रोइड के, सेंटर के सॉरी, वो चारों की लोकेशन किसमें कहां होती है वो मैंने आपको पढ़ा दी। बताइए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बहुत आसान है, इतने ज्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, किसी टीचर ने आपको समझाया नहीं है। क्या किया है उसने, केवल आपको रटा दिया, 2 लाइन लिखवा दी कि इसमें अंदर होता है, इसमें बाहर होता है, इसमें कर्ण का मध्य बिंदु होता है, इसमें जो है 90 डिग्री वाला शीर्ष होता है, और वो आपने रट ली, है ना। तो डायग्राम से समझ के करोगे तो आप रटने की टेंशन ही भूल जाओगे, रटने को भूल जाओगे, केवल आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमने जितने भी, हम पहले क्या करते हैं, देखो मैं सारी थ्योरम अगर आपको एक साथ पढ़ा दूंगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो हम क्या करते हैं कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है ज्योमेट्री में, अभी हमने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी, बहुत ही बेसिक सी, केंद्र पढ़े हैं और मीडियन वगैरह वो चीजें पढ़ी हैं, तो उनके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आते हैं, तो उनके क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज, ठीक है। कल अलग नई थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे। तो थ्योरम प्लस उनके क्वेश्चन, थ्योरम प्लस उनके क्वेश्चन, ऐसा करने से क्या है कि आपको थ्योरम और उनका यूज जो है वो साथ साथ होता चला जाएगा, तो आपको याद भी हो जाएंगी, दिक्कत भी नहीं होगी। वरना मैं 4-5 दिन 5-6 दिन लगा के सारी थ्योरम एक साथ में पढ़ाऊं, उसके बाद मैं उनके क्वेश्चन कराऊं, तो आप भूल जाओगे कि कहां कौन सा क्वेश्चन, कौन सी थ्योरम कहां अप्लाई होगी, ठीक है। तो आज हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे, और कल हम जो पढ़ेंगे, जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज, और जो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं, है ना, एक तो समरूप होता है और एक होता है सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंस, तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो लो, ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। बी सही है। हमने पढ़ाया था कि ट्राइंगल होता है कि ट्राइंगल में 2 छोटी भुजाओं का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये हमने बनाया एबीसी, हमने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमने ये पढ़ाया था कोई भी 2 ट्राइंगल, कोई भी 2 छोटी भुजाएं हैं, उनका जो सम है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये वाली कंडीशन लिखाई थी। तो देखो 2 कौन सी साइड है भाई, अगर हमने ट्राइंगल एबीसी बना लिया तो हमने कहा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। भाई 2 छोटी भुजाओं का सम यहाँ तो छोटा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता और बराबर हो नहीं सकता, और ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम सभी के लिए ट्रू थोड़ी ना होती है, पाइथागोरस तो केवल राइट एंगल में फॉलो करती है, तो ये वैसा गलत हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट ये है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है जहां ए बी बराबर ए सी, भुजा बी ए को डी तक बढ़ाया गया, ताकि ए बी और ए डी इक्वल हो, तो एंगल बीसीडी की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, एंगल बीसीडी, कि बीसीडी का मान क्या होगा।
है ना। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। अच्छा एक ऑप्शन कटा हुआ, चलो देख लेंगे। उसने कहा त्रिभुज एबीसी है कोई, एबीसी है, और उसने कहा ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी ये इक्वल है, और उसने कहा बी ए को डी तक बढ़ाया गया। ये जो बी ए भुजा है इसको डी तक बढ़ा दिया आगे, ये हो गई डी, ठीक है। और कहा गया ताकि ए बी और ए डी बराबर हैं। अब ए बी और ए डी दोनों बराबर हैं, ठीक है। फिर कहा एंगल बी सी डी बताना है, एंगल बी सी डी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बताना है। यस, एक मिनट में क्वेश्चन देख लो। देखो भाई ये समबाहु त्रिभुज है यहां पर, ठीक है। कैसा है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु है, आइसो स्केल्स नहीं है, आइसो स्केल्स नहीं है, क्या है? इक्विलेटरल है। ठीक है, एबीसी इक्विलेटरल है ट्राइंगल। अब हमने बना लिया। अगर ये एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थोड़ा ध्यान दो आप लोग, और उसने कहा बी ए, अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, उसने ए बी नहीं कहा, उसने बी ए कहा है। तो बी ए को बढ़ाने का मतलब है इधर बढ़ाएंगे। अगर वो ए बी को बढ़ाने के लिए कहता तो ए बी हम इधर बढ़ाते, ठीक है। तो बी ए को डी तक इस तरह बढ़ाया कि बी ए जो है वो ए डी के इक्वल है, कि ए बी और ए डी इक्वल है, तो ए बी और ए डी इक्वल हो गए। फिर उसने कहा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी हमें ये पूरा एंगल बताना है, ये पूरा एंगल कितना होगा, ठीक है। अब देखो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक। और ये वाला जो है ये बाह्य कोण होगा, बाहर वाला कोण होगा, तो पूरा 180 बनेगा, तो ये कितना बच जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको, शायद आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, पढ़ाया था कि अगर ये ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं त्रिभुज में, तो ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का कोण बी, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब जब ए सी, देखो ए बी और ए सी बराबर हैं और ए बी के बराबर ए डी है, तो इसका मतलब ए डी और ए सी भी तो बराबर होंगी। अब जब ये बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये भी तो बराबर होंगे। अब ये भी एक त्रिभुज बना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 120 तो ये है, तो बाकी का दोनों कोणों का योग बचा 60, और दोनों अगर बराबर हैं तो 30 ये बचा और 30 ये बचा। अब हमसे एंगल पूछा है उसने बीसीडी, तो देखेंगे जब अगर आप बीसीडी ये वाला एंगल पूछा है पूरा, तो 60 ये है, देखो ये 60 था ना, यहां ध्यान रखना, ये इतना था 60, ठीक है। अब ये 60 है और ये 30 है, तो पूरा एंगल कितना हुआ? 60 + 30 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल बीसीडी जो हुआ, बीसीडी वो कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, ये हमारा आंसर है। बताओ समझ आया? अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा इस थ्योरम पे। मैंने ये क्वेश्चन आ गया बीच में अचानक, वरना और भी क्वेश्चन जो वो सारे एक साथ रखे गए हैं इस तरह। नेक्स्ट देखो, एक ट्राइंगल है, उसमें जो है एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 15 है, और एंगल बी माइनस एंगल सी जो है वो 30 है। तो एंगल ए का मान बताना है। करो आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कोई इसमें ऐसा थ्योरम वगैरह नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। करो आप लोग। देखो जैसा कोई भी डायग्राम की जरूरत नहीं है,
जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो उसमें हमें ऐसा कह रखा है कि एंगल ए और एंगल बी का जो डिफरेंस है वो तो है 15 डिग्री, 15 डिग्री, और एंगल बी और एंगल सी का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अगर मैं जोड़ दूं तो बी से बी कटेगा, ए माइनस सी आ जाएगा, तो उससे भी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक कंडीशन और बन जाएगी। ठीक है, तो उससे अच्छा है अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं। देखो अगर मैं घटा दूं तो माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो घटाने पे क्या हुआ? एंगल ए आ गया, और माइनस बी और माइनस बी एंगल हो गया 2 एंगल बी, दोनों ऐड हो गए, और प्लस एंगल सी बराबर माइनस के 15। ये बताओ, ये लाइन समझ में आई नहीं आई? अब हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल है उसमें तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। और अगर मैं बात करूं एंगल ए प्लस सी की, एंगल ए प्लस सी का मान बताऊं अगर मैं, तो ये बी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा, है ना? तो देखना, एंगल बी, सॉरी बी गया उधर तो बी हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 180 डिग्री माइनस एंगल बी लिख सकता हूं, और ये 2 एंगल बी पहले से लिखा हुआ था यहाँ, बराबर माइनस के 15। तो ये 3 एंगल बी उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, ये इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 195 बराबर 3 एंगल बी। अब मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 6 18, 3 5 15, तो एंगल बी बराबर कितना आया? 65 डिग्री। अच्छा, हमसे पूछा क्या है उसने? उसने हमसे पूछा है एंगल ए, तो अब एंगल ए के लिए ही एंगल बी यहां लिख दो पहली इक्वेशन में, तो एंगल ए माइनस एंगल बी की जगह 65 बराबर एंगल बराबर कितना? 15। अब ये 65 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, 80 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना? तो कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था जो उसमें थ्योरम वगैरह लगेंगी, केवल मामूली सी कैलकुलेशन समझ लो। अब उसको आप किसी भी तरह कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह हम कर सकते हैं। कर लिया नोट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले नेक्स्ट। यह है त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरा 3 गुना है, तो सबसे छोटे कोण का मान बताओ, है ना? Among the angles of a triangle, one is twice and another is thrice, 3 times the smallest। उसने कहा जो 3 कोणों में एक सबसे छोटा कोण मान लिया हमने। हमने ऐसा करा जैसे कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। हमने मान लिया जो कोण सी है ये सबसे छोटा वाला कोण है। ठीक है, अभी देखते हैं, ये सबसे छोटा कोण मान लिया हमने। तो उसने कहा त्रिभुज के 3 कोणों में एक कोण जो है वो सबसे छोटे कोण का दुगना है। हमने मान लिया जो ए कोण है वो छोटे का दुगना है, ए जो है वो 2c के इक्वल है। फिर कहा तथा दूसरा कोण, तो दूसरा कोण कौन सा बचा? बी। तो दूसरा कोण है वो छोटे कोण का क्या है? 3 गुना है, तो 3 गुना है तो 3c हो गया। और हमें पता है ट्राइंगल है तो तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब ए की वैल्यू 2c लिख दो, बी की वैल्यू 3c लिख दो, सी को सी रहने दो, तो 3 2 5 और 1 6, 6c बराबर 180, और 6 से भाग करेंगे तो c बराबर कितना आया? 30। अब हमसे क्या पूछा? छोटा कोण पूछा उसने, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। छोटा कोण तो c मान रखा था, और c कितना है? c है 30 डिग्री। बताओ, समझ आया? चलिए नेक्स्ट। हमारे पास ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, आप लोग बिल्कुल देखकर ही कर सकते हो इसे।
हमारे पास 2 सही 1/2 डिग्री का कोण है ना, 2 सही 1/2 डिग्री का कोण है हमारे पास, एक कोई भी एंगल है, और यदि इसे 3 गुना आवर्धन वाले आवर्धक लेंस से देखा जाता है। 3 गुना आवर्धक का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा गिलास है जो चीजों को 3 गुना बड़ा कर देता है, जो चीजों को 3 गुना बड़ा कर देता है। मतलब मैं अगर इस पेन को देखूंगा जितना मोटा है, अगर मैं उस लेंस से देखूंगा तो ये 3 गुना मोटा हो जाएगा। अगर मैं इस बोर्ड को देखूंगा तो ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ये आवर्धक लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक। और ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जो 3 टाइम है, मतलब चीजों को 3 गुना कर देता है। तो हाउ लार्ज विल इट अपियर, मतलब तो अब अगर उस वाले लेंस से इस वाले कोण को हम देखें तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन कट गया है, एक ऑप्शन डी लिख लो यहां पे। हाँ, नन ऑफ दीज। हाँ हाँ, देखो मैंने कहा आप लोग, ये कितना टिपिकल क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है कि हमने कहा कि 2 सही 1/2 डिग्री का कोण है और ऐसे गिलास से देख रहे हैं जो चीजों को 3 गुना करता है। ठीक है, तो इसको हम एक आवर्धक लेंस से देख रहे हैं जो 3 गुना कर देता है चीजों को। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया? हम कोण को भी 3 गुना कर देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा गलत। हमारा आंसर हो गया बिल्कुल गलत। हमने एक नंबर जानबूझ के खो दिया। क्या खो दिया? क्यों खो दिया भाई? एक बात बताओ मुझे। मैंने कहा कि एक सर्कल है, मैंने कहा एक वर्ग है, सॉरी, मैंने कहा एक वर्ग है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अब मैं इसे कितने भी बड़े गिलास से देख लूं, चाहे वो चीज को 10 गुना कर दे, वर्ग तो वर्ग ही रहेगा। जो कोण 90 है वो तो 90 का 90 ही रहेगा। इसका मतलब कोण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी भी तरह के गिलास से देख लो। तो हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना, जिसमें थोड़ा समझना होता है, और हम इतनी जल्दी कर देते हैं कि बस पूछो ही मत, अरे इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, समझ आया मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया भाई कैसा भी गिलास हो चीजों को ही तो बड़ा करेगा, कोण को तो बड़ा नहीं करेगा। वो कोण तो जितना है उतना ही रहेगा। मान लो अगर ये वर्ग था, मैंने कहा उसने इस वर्ग को इतना बड़ा कर दिया, आकृति तो उसने बड़ी दिखा दी, लेकिन एंगल तो ये अभी 90 डिग्री होगा, है ना, समझ आए? चलो ठीक है, ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिससे हम गलत कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, त्रिभुज की, हाँ अब देखो जो हमने चीजें पढ़ी थी, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए कि त्रिभुज की एक एक लाइन के क्वेश्चन है। त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड। जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, मीडियन काटती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मीडियन मतलब माध्यिका। पहले माध्यिका पढ़ाई थी तो पहले क्या पढ़ाया था? केंद्रक, सेंट्रोइड पढ़ाया था ना। तो कहां पर होगा? सेंट्रोइड होगा, यानी केंद्रक होगा। ये ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। माध्यिकाएं किस पॉइंट पर काटती हैं एक दूसरे को? सेंट्रोइड पर, केंद्रक पर। समझ आया? चलिए नेक्स्ट, त्रिभुज की ऊंचाइयों के प्रतिच्छेद बिंदु। ऊंचाई क्या होती है? एल्टीट्यूड्स। ऊंचाई क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। भाई ऊंचाई यही तो है, ऊंचाई मैंने आपको बताया था। और ये परपेंडिकुलर भी तो है। जहां पर तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है? वो तो हमें नाम से ही पता है। लंब है, परपेंडिकुलर है, तो लंब केंद्र होगा। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हो गया, यानी लंब केंद्र। लंब केंद्र, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया भाई। सेंट्रोइड केंद्रक हो गया, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र हो गया, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र हो गया। समझ आया? तो ये नाम से आपको पता होना चाहिए कि तीनों हाइट है, यानी एल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर जहां एक दूसरे को काटते हैं वो क्या बनता? लंब है, तो लंब केंद्र बनेगा, ऑर्थो सेंटर। डी हो गया। नेक्स्ट, त्रिभुज के लंब समुद्विभाजकों को के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड। किसके? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके? साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर काटते हैं एक दूसरे को? देखो, साइड ये है भुजा, इसका लंबर्धक, इस भुजा का लंबर्धक और इस भुजा का लंबर्धक। तो ये कहां पर काटते हैं? सरकम सेंटर, परिकेंद्र, पढ़ाया था। और आपको, आप देखो इस तरह, मुझे पता है कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो आप ऐसा ध्यान रखना। एक बात बताओ,
मुझे एक बात बताओ आप, भाई दो चीजें हैं, लंब केंद्र है, लंब केंद्र, लंब डालेंगे लंब केंद्र हो गया, माध्यिकाओं का कटन बिंदु हो गया सेंट्रोइड, ये दो चीजें पक्की हो गई। अब बचे दो, एक तो लंब केंद्र, एक तो बचा हमारा परिकेंद्र, एक बचा अंतः केंद्र। तो एक बात बताओ, अंतः और परि, अंतः का मतलब होता है अंदर और परि का मतलब होता है बाहर। ये तो चीजें हैं आपको समझ में आती हैं। अंतः केंद्र मतलब अंदर। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास कोण है एंगल, और एक हमारे पास है भुजाएं साइड। तो अब मुझे आप बता सकते हो त्रिभुज के बाहर कोण होते हैं, त्रिभुज के बाहर भुजाएं होती हैं? बाहर भुजाएं होती हैं। तो बाहर है मतलब भुजाओं से मतलब है, अंदर है तो कोणों से मतलब है, ऐसा याद रखना आप। तो अगर कोणों का आधा करेंगे तो अंतः केंद्र बनेगा, भुजाओं का लंब आधा करेंगे तो परिकेंद्र बनेगा, है ना। इस तरह एक ट्रिक बन गई, लॉजिक बन गया। तो बाहर क्या है भुजाएं, तो भुजाओं का लंब आधा क्या बनेगा, सरकम सेंटर बनेगा परिकेंद्र, परिकेंद्र। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताइए समझ आया? चलिए, तो लॉजिक आप थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाओगे। चलो नेक्स्ट, यह है त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। अब मैंने आपको बताया है ना कोण, अब कोण कहां पर होता है त्रिभुज में? अंदर, अंदर बनेगा तो अंतः केंद्र बनेगा, मतलब इन सेंटर, कभी नहीं भूलोगे, समझ गए? अंतः केंद्र। अपने बच्चों को भी पढ़ा दोगे ये ट्रिक, वो भी ना भूलेंगे, तो ये ऐसी चीज हो गई कभी ना भूलने वाली चीज, है ना। चलो समझ आया? और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ ये है, देखो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां पर होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। रटना बिल्कुल नहीं है, पीछे बिल्कुल मत पेपर पलटना। हमने कहा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसने कहा लंब केंद्र यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर यहां डालेंगे, यो परपेंडिकुलर डालेगा, दोनों यहां काट रहे हैं, समकोण वाला शीर्ष हो गया, ऑप्शन सी हो गया, एट द राइट एंगल ऑफ वर्टेक्स सी। डायग्राम बनाओ, आंसर खत्म। समझ आया? चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको वो नहीं लिखा है कौन कब आए हैं, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर है सारे के सारे क्वेश्चन। कोई एसएससी में है, कोई सीजीएल मेंस में है, कोई प्री में है ना, कोई सीएचएसएल में है, 10+2 सब में आए हुए हैं। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है? सरकम सेंटर, कर्ण के मध्य बिंदु। बहुत बढ़िया, कर्ण का मध्य बिंदु, ठीक है। जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है, कर्ण का मध्य बिंदु, वो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। हमने आपको सिखाया था कि ये परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं का लंबवर्धक, तो इस भुजा का लंबवर्धक, इस भुजा का लंबवर्धक, इस भुजा का लंबवर्धक, ठीक है। तीनों कहां मिल रहे हैं? मिड पॉइंट पर मिल रहे हैं, हाइपोटेनियस के, कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पर होता है? कर्ण का मध्य बिंदु, ठीक है। आप लोग अगर अभी जुड़े हो तो जो पीछे वाली क्लास है जो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो पढ़ लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट, हाँ, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से किस अनुपात में विभाजित करती है? हाँ, इन व्हाट रेशियो डज द सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स। क्या मीनिंग है कि हमने कहा एक त्रिभुज है भाई एबीसी, कहने के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक के क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो एडवांस बन जाते हैं, समझ गया? अगर हमें बेसिक नहीं आता तो समझ लो क्या है वो एडवांस है। तो हमने कहा केंद्रक होता है सेंट्रोइड, तो हमें पता है सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, तो हमने इसका नाम लिख दिया जी, मैंने आपको लिखवाया भी था। तो जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रोइड होता है, वो माध्यिका को यानी मीडियन को शीर्ष से यानी यहां से किस अनुपात में बांटता है? तो मैंने आपको बताया था ये 2 और ये 1, किस अनुपात में बांटता है? 2:1। अगर मैं बात करूं एजी रेशियो जी डी, तो वो कितना हो जाएगा? 2:1, 2:1। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ आया? चलो नेक्स्ट, किस त्रिभुज में केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा अंतः केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं? ये मैं आपको सिखा चुका हूं, बिल्कुल ठीक। समबाहु त्रिभुज यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में
चाहे तो वो अंतः केंद्र हो, चाहे वो परिकेंद्र हो, चाहे वो लंब केंद्र हो, चाहे वो केंद्रक हो, कुछ भी हो, क्योंकि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर भी यही होगा, साइड बाइसेक्टर यानी माध्यिका भी ये होगी, कोण का आधा भी ये होगा, और भुजा का लंबवर्धक भी यही होगा, सब कुछ यही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, अंतर मतलब अंदर, अंदर क्या होता है कोण, तो कोणोवर्धक होता है। ठीक है, तो जब सब कुछ ये पॉइंट है तो सब सारे पॉइंट इसी पर होंगे। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, उसमें चारों टाइप के जो केंद्र होते हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ आया? चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल एबीसी में आई अंतः केंद्र है। अभी मैं इसके क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, है ना, कल कराता हूं, इसको कर लो लास्ट वाले को। उसने कहा त्रिभुज एबीसी में, एबीसी है एक ट्राइंगल एबीसी, इस एबीसी में जो आई है वो क्या है, इसका इंसेंटर है, अंतः केंद्र है। आई अंतः केंद्र है, बीआईसी का मान दिया 135, ये 135 डिग्री उसने दे रखा है एग्जामिनर ने, और एंगल बीएसी की वैल्यू पूछी है, एंगल बीएसी ये वाला एंगल बताना है। तो आपको ध्यान होगा हमने पढ़ाया था अंतः केंद्र क्या होता है, कोणों का अर्धक ही तो होता है, और अंदर वाले जो कोणों का अर्धक होता है उसमें अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखाया था एंगल बीआईसी बराबर होता है, बिल्कुल ठीक, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 के। अंदर के कोणों का अर्धक है तो 90 प्लस, बाहर के कोणों का अर्धक होता है तो 90 माइनस। ठीक है, अब बीआईसी कितना है 135, ये 90 इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो -90 इज इक्वल टू एंगल a/2। अगर मैं बात करूं कितना बचा यहां से, 90 45 45 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 2 बराबर एंगल ए हो जाएगा। एंगल ए जो है वो कितना आया 90 डिग्री। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। बताओ ये चीजें आपको समझ आई नहीं आई, है ना? बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल चीजें थी जो आपको अगर आप एक बुक से पढ़ने लगोगे तो सारी की सारी चीजें आपको एक बुक में भी नहीं मिलेंगी, है ना? तो इसलिए आप चिंता मत करो, सारी चीजों को बिल्कुल ऑथराइज तरीके से पढ़ाया जाएगा और इतना सरल भाषा में इतने सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा जो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, ज्योमेट्री इतनी आसान बना दूंगा कि आपके उंगलियों पर रट जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी के, अब इसी के क्वेश्चन है कुछ कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे, और फिर कल जो मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्ग्रुएंस वाला है और जो सिमिलर वाला है, जो समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज है उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो बहुत जरूरी है, उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नई क्लास में। ओके, थैंक यू।